मौजूद हैं। महाराष्ट्र चुनाव की तुतारी बज चुकी है। सबको पता है क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ भी तगड़ी फाइट दिख रही है। 50-50, कोई शिंदे बोल रहा है, कोई उद्धव बोल रहा है। यहाँ जब मैं पहुंची हूँ और किसानों से बात कर रही हूँ तो ये पता लग रहा है कि दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है और इसीलिए वो नाराजगी साफ तौर पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप देख ही रहे हैं आज पहले राउंड की लड़ाई वहां झारखंड में, और बहुत सी ऐसी विधानसभा उपचुनाव है जहां पर देखी जा रही है। ये पहला राउंड है, अभी दूसरा राउंड महाराष्ट्र में होना बाकी है, जहां की रणभूमि पर हम मौजूद हैं। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेताओं की हेलीकॉप्टर में चेकिंग हो रही है, उनके बैग खोले जा रहे हैं। नेता गुस्से से आग बबूला उन तमाम अधिकारियों के वीडियो बना रहे हैं। झारखंड में बम्पर वोटिंग हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र का रण अभी बहुत बीच की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहा है। कभी पलड़ा उद्धव ठाकरे की तरफ तो कभी पलड़ा शिंदे की तरफ भारी दिखता है, और कभी पवार वर्सेस पवार में भतीजा चाचा से आगे निकलता है, और फिर दोबारा चाचा जो है वो भतीजे को पटखनी देते नजर आते हैं। यहाँ जहां मैं मौजूद हूँ वो बारामती है, माझा बारामती। बारामती जब आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बहुत बड़े शहर में आ गए हैं। बारामती में आलम यह है कि लोग कहते हैं हमें मुंबई नहीं जाना, हमें पुणे नहीं जाना, नागपुर नहीं जाना, बारामती हमको पसंद आता है। आई लव बारामती, इसलिए क्योंकि सच में यहाँ पर विकास हुआ है। 1967 से शरद पवार ने इसे अपना किला जो है गढ़ बनाया। उसके बाद सत्ता का जो पूरी विरासत है उसे सौंपा गया अपने भतीजे अजीत पवार को। अजीत पवार 91 से यहाँ पर लड़ रहे हैं चुनाव, और पिछले विधानसभा में यानी 2019 में उन्होंने पडकर को भारतीय जनता पार्टी के हरा दिया, और ऐसा हराया कि मार्जिन था लगभग 1,65,000 वोटों का। अब आज वही अजीत पवार बीजेपी के साथ है, और बीजेपी अजीत पवार वर्सेस शरद पवार के, आप ये कह दीजिए भाई के बेटे, या फिर आप या उनके बेटे के पुत्र यानी अजीत पवार के भतीजे मौजूद हैं, और उनका नाम है युगेंद्र पवार। तो यहाँ भी चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई है। लेकिन बारामती में क्या देखा जा रहा है? लोकसभा में बड़े पवार और छोटे विधानसभा के चुनावों में अजीत दादा पर जो विश्वास किया जा रहा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज का जो चुनावी बहस का मुद्दा है वो यह है कि महाराष्ट्र में कौन आगे कौन पछाड़ी। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन पहले आपके सामने ये छोटी सी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का पहला चरण अपने आखिरी पड़ाव पर है। कई जगह पर वोटिंग खत्म हो गई है, जबकि कुछ जगह अभी भी मतदाता लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड के पहले चरण में सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, महुआ माझी, संजय सेठ, महेंद्र सिंह धोनी समेत तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण में वोटरों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। एक तरफ झारखंड की 43 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रैलियों का सैलाब उमड़ा। झारखंड के देवघर में पीएम मोदी ने विरोधियों को घेरा। झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। मेरे साथ बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की।
रैलियों के बीच महाराष्ट्र की सियासत में नया विवाद उड़न खटोले को लेकर हो गया है। बीते 3 दिन से चुनाव आयोग की टीम जबरदस्त तरीके से एक्शन में दिख रही है। रैलियों के लिए जिस हेलीकॉप्टर से दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हैं, उनकी जांच की जा रही है। फिर चाहे उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी या फिर डिप्टी सीएम अजीत पवार, चुनाव आयोग की टीम सभी के हेलीकॉप्टर और उनके बैग की जांच कर रही है। सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ डिबेट करने के लिए गूंज में जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पंकज शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त सतीश के सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता जी जो कि शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शिवसेना शिंदे गुट से बृजमोहन जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत के शर्मा जी आपसे कर रही हूँ, धक धक है कि नहीं है? झारखंड में आज पहला दौर और वोटिंग कहा जा रहा है बढ़ चढ़ कर हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में मुकाबला कड़ा होने वाला है, वेरी क्लोज फाइट। नहीं रूपिका जी, देखिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो है लोग आम जनता बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और ये एक स्वस्थ और अच्छे लोकतंत्र की पहचान भी है। और मैं समझता हूँ कि आज आम जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। उन्हें लग रहा है कि उनके नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार बनेगी वो निश्चित रूप से उनके विकास और डेवलपमेंट के लिए होगी। और इसीलिए जिस ढंग से हम जनता के बीच भी हमारे वरिष्ठ नेता जा रहे हैं, लोग मुझसे अपील भी कर रहे हैं और जनता जो है निश्चित रूप से जो निकल के आई है, हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो झारखंड है और महाराष्ट्र में दोनों जगह चुनावों में बहुमत की सरकार मिलेगी। साथ ही शिवसेना को वोट पड़े थे ना, लेकिन फिर क्या हुआ? टूट छाट हो गई। उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग पार्टियों में टूट छाट हो गई और आज महाराष्ट्र की जनता यही कह रही है कि हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। इतना तोड़ दिया गया है कि पार्टियों का सिंबल कहीं जा रहा है, पार्टी के लोग कहीं जा रहे हैं। जिसने बनाई पार्टी वो अलग है, जो पार्टी की राह पर था वो अलग चल रहा है और इसका दोष आप पर मढ़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं, देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तो वो यही सब बातें करेंगे, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। विपक्ष आज इतना हताश है रूबिका जी, मुझे आश्चर्य है। मैं यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं अपने सिंह साहब, वो ज़रूर आपको बताएंगे कि शायद 20-25 वर्षों के बाद फिर से एक बार फतवे की राजनीति देखने को मिली है। कांग्रेस इस स्तर पर उतर गई मुस्लिम तुष्टीकरण के, और कि आज वो उनके मुसलमानों के 17 मांगों को मानकर आज ये 3 फतवे मेरे पास हैं। एक मराठी मुस्लिम सेवा संघ, इसका फतवा देखिए आप, इसके बाद जमीयते उलमा लोहरदगा का पैगाम, इसके बाद फिर ये 17 मांगे। और जिस ढंग से नाना पटोले ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम आपकी सारी मांगों को सरकार बनने के बाद मान लेंगे, तो ये एक विभाजन का चार्टर जो है फिर से जो है लाने की कोशिश हुई है। और एक फतवे की राजनीति में उतरना ही ये दिखा रहा है कि कांग्रेस बुरी तरह से था, उसका फर्मा आप बता रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है। संजय गुप्ता जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस जो वादे कर रही है, खासकर मुसलमानों को आरक्षण पे उनको तरजीह दी जाएगी, 10% तक की बात आ रही है। नाना पटोले जगह जगह जाकर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। क्या उद्धव बाला साहेब गुट इस बात से इत्तेफाक रखता है? क्या वो इस बात से अग्री करते हैं कि महाराष्ट्र में जिस ओबीसी को और जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उसमें मुसलमानों का भी हक होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत कीजिएगा। ये सवाल का तो पूरा ही जवाब दिया जाएगा ना। कांग्रेस एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। गठबंधन के साथी तो इनके ही बहुत से ऐसे हैं जो बहुत से मुद्दों पर इनके साथ नहीं है।
तो हम तो उसी मुद्दे पे बात करेंगे ना, जिस मुद्दे पर हमारी पार्टी के प्रमुख ने कुछ बोला होगा, कुछ तरजीह दी होगी, तभी तो बोलेंगे। ऐसे कैसे बोलेंगे जब हमारी पार्टी के प्रमुख ने या हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने कुछ कहा ही नहीं है इस विषय में, कोई अपनी स्टेटमेंट ही नहीं दी है, तो हम इसमें क्या कहेंगे? हमारे विषय में वो बात कहें कि नहीं मिलना चाहिए जी, आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए ये मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक हमारी पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलते। जब तक हमारी पार्टी के नेता इस पर डिसीजन नहीं लेते तब तक मैं इस बात पर कैसे कह सकता हूँ? कांग्रेस ने क्या कह दिया उससे मुझे क्या लेना देना है, सपा ने क्या कह दिया उससे मुझे क्या लेना देना है? शिवसेना शिंदे गुट के, हाँ, आप कह रहे हैं कि उद्धव जी जब तक आपको इशारा नहीं करेंगे आप ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। बृजमोहन जी, मुसलमानों को आरक्षण पर ये वाली शिवसेना जो अजीत पवार गुट से आप ताल्लुक रखते हैं, एक बात कहनी है मात्र, एक बात कहनी है बस, हाँ, क्लियर हो जाएगा। मैं शिवसेना के प्रवक्ता का एक जवाब देना चाहता हूँ छोटा सा। इन्होंने अभी कहा कि उद्धव ठाकरे जी से कोई बात नहीं हुई, यही कहा है ना इन्होंने। उद्धव जी ने कुछ कहा नहीं है, मैंने ये कहा। अरमान शेख, सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ सर। जो कहा है मैं वो बोल रहा हूँ ना कि उद्धव जी ने कहा है, उद्धव जी ने भी कुछ नहीं कहा इस विषय में। टीवी में भैया एक मिनट आप बीच में आ सकते हो तो हम भी तो बोलेंगे ना। मैं क्या कह रहा हूँ उसको तो सुनो ना आप। मैंने ये कहा कि उद्धव जी ने अभी इस पे कोई भी बयान नहीं दिया है। संजय जी रुक जाइए। हाँ संजय जी, मैं ठीक कर देती हूँ के शर्मा जी, उन्होंने ये कहा कि अभी तक उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है, तो जब तक वो फैसला नहीं ले लेते हैं वो प्रवक्ता के तौर पर क्या कह सकते हैं? इतना भर बोला है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। वो फैसला ले चुके हैं सर, इसलिए बता रहा हूँ ना। मतलब वो फैसला उन्होंने स्वयं उस व्यक्ति ने जो इस उलेमा बोर्ड के ट्रस्ट के प्रमुख हैं, भैया मुझे बात पूरी करनी है। आपने बोला, हाँ, उन्होंने स्वयं कहा कि मेरी उद्धव ठाकरे से मीटिंग हुई है और इसके जो 16वां नंबर जो पॉइंट है, जो रूबिका जी मैं पढ़ देता हूँ, मराठी में है लेकिन मैं केवल उतना ही पढ़ देता हूँ, जनता आपकी पब्लिक समझ जाएगी कि इंडिया आघाडीचे नाना पाटील जी, उद्धवजी ठाकरे, शरद पवार जी आपण लेखी रूप रूपायत आश्वासन पत्र देण्यात यावी। इसका अर्थ ये हुआ, आप जो भी यहाँ मराठी में होंगे, कि शरद यानी उद्धव ठाकरे, नाना पाटिल और शरद पवार जी ने हमें आश्वासन पत्र दिया है। इस संदर्भ में ये बाकायदा ये लेटर है उलेमा काउंसिल का, जिसके 16 नंबर पॉइंट में लिखा है। आज इस शिवसेना की बोलती इसलिए बंद है क्योंकि इनको पता है। और मैं पूछता हूँ, नाना पटोले ने जो लिखा है कि हम कदम उठाएंगे, क्या इनके गठबंधन अलग अलग हो गए? जी पत्र इनके पास, पूछे इनसे। हाँ ये है साहब, ये है मेरे पास, जो उद्धव जी ने दिया हो। रूबिका जी, मैं फैक्स लेकर बैठे हुए संजय गुप्ता जी, जो उद्धव जी ने दिया हो। संजय गुप्ता, कांग्रेस ने पत्र दिया या शरद पवार जी ने दिया? नहीं, वो ये बता रहे हैं तीन अलग अलग जो ग्रुप्स है जो कि मुसलमानों के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, उनके खत और फतवे जारी हुए हैं और उसमें से एक बिंदु पढ़ के, अरे तो आप ये कह रहे हैं वो झूठे हैं? उन्होंने पत्र दिया है, कोई किसी भी तरह की मांग कर सकता है हमारे देश में, कोई किसी भी तरह की मांग कर सकता है हमारे देश में। मांग नहीं है संजय गुप्ता जी, खेल मत कीजिए आप। मांग नहीं है, उसमें बकायदा उस बिंदु में 16वें बिंदु में लिखा है कि आश्वासन दिया 3 नेताओं ने। FIR कीजिए इस व्यक्ति के पर। सामने हमने बात रखी, उनके सामने बात रखी। उद्धव जी ने क्या कहा वो बताइए ना, हमारी पार्टी ने क्या लेटर दिया वो बताइए ना, हमारी पार्टी को लेटर दिया। लिख रहे हैं ना संजय गुप्ता जी, एक तैयारी करके आया कीजिए, क्या बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि उसमें बकायदा 3 नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। नाना पटोले का नाम लिखा हुआ है, नाम लिखने से क्या होता है? लिखा हुआ है और उद्धव ठाकरे का नाम लिखा हुआ है। नाम लिखा हुआ है ना, कल को क्या कह देंगे उद्धव जी ने कोई अपना सूरज पत्र दिया है? से क्या होता है? आप कहेंगे धरती के घूमने से क्या होता है? अरे क्या होता तो कहीं भी क्या हो सकता है ना? प्रधानमंत्री साहब को, हाँ तो वो कह रहे हैं आप FIR दर्ज कर लीजिए ना, पत्र दिया ना, FIR दर्ज कर लीजिए। लेकिन उन्होंने आप के शर्मा पर FIR दर्ज कर लीजिए। मैं आपको कह रही हूँ आप इन पर FIR दर्ज कर लीजिए, अगर ये झूठी खबर फैला रहे हैं तो। या फिर उन पर FIR दर्ज करवाइए, जो ये पेपर जो है वो पत्र जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ इस मुद्दे को। सतीश के सिंह साहब, शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र चुनाव की, मुझे अच्छे से याद है, आपने कहा था रूबिका ना किसान मुद्दा रहेगा, ना बेरोजगारी मुद्दा रहेगी, ना किसी तरह की कोई विचारधारा मुद्दा रहेगा। मुद्दा अगर कुछ होगा तो 80 बनाम 20, और इस वक्त वो दिख रहा है जी।
और बहुत दिखेगा। अब ये देखना है कि कौन कितना एक है और कौन कितना सेफ रहेगा और कौन जो है बटेगा और कौन कटेगा। मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव एकदम खिचड़ी सरकार बनने जा रही है और खिचड़ी में कौन किस तरफ दाल और किस तरफ चावल चला जाएगा पता नहीं है। चुनाव एक एक सीट का है और आपने तो देखा कि जुबानी जंग में सारी हदें पार कर दी गई है। किसी ने कोई नहीं छोड़ा है। आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है धारा, वो है कुर्सी की धारा। तो इसलिए हमने ठीक ही शायद कहा था और मैं मानता हूँ ये भी कहूँगा कि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को पहले एडवांटेज था वो शायद अब नहीं है और भाजपा तो 2 का 4 करती है ना, 2 पार्टियों का 4 बना देती है, तो इसलिए उनको थोड़ा एडवांटेज तो निश्चित रूप से है। और जब भी 80-20 की लड़ाई होगी, कितना वो 80 जुटा पाते हैं, एक कर पाते हैं, इस पर निर्भर करता है। एक अंतिम पॉइंट इस दौर में ये बोलूंगा कि महाराष्ट्र में 3 निर्णायक शक्तियां हैं। सुन लीजिए साहब, एक है तो सेफ है। मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड बस, मैं 2 और अपने ओपनिंग कर लूँ, उसके बाद निर्णायक शक्तियों की एक लाइन बोलने दीजिए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक है, अच्छा ठीक है, बोल दीजिए। बोलिए ना सतीश जी, बोलिए। मैं इतना ही कह रहा हूँ, 3 शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव को डिसाइड करने में। जरांगे पाटिल, ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर, इसका कौन किधर कहाँ वोट को प्रभावित कर देता है, इस पर जो है नतीजे आएंगे नंबर 1। लेकिन नतीजे आने के बावजूद भी ये क्लियर नहीं होगा कि सरकार किसकी बनेगी। हो सकता है कि भाजपा वाली ही बने। सतीश केसिंग साहब, आप बैठे हैं घर पर, मैं इस वक्त हूँ ग्राउंड जीरो पर। मैं आपको ये बता देती हूँ, ये तीनों फैक्टर इतने अहम है ही नहीं जितने वहाँ बैठकर दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। जनता इस बार बिल्कुल क्लियर है, उनको बहुत अच्छे से इस बारे में मालूम है। जारंगे पाटिल ने जैसे ही चुनाव में कदम रखकर वापसी ली, मामला क्लियर हो गया था। असद ओवैसी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमान एक मुश्त है, वो जानता है कि उसको हम वोट देंगे जो मोदी को हराएगा, जो बीजेपी को हराएगा। बहुत क्लियर है मामला, तो वो अपने वोट को ना तो बटने देंगे ना कटने देंगे, ये क्लियर है। और तीसरा जो आप नाम ले रहे हैं, आदिवासी हो या फिर ओबीसी जो पिछड़े हों, वहां पर सरकार की योजनाएं कितना पेनिट्रेट कर गई है, ये काम करेगा। ये 3 मुद्दे जिनको आप बता रही हैं, 3 मुद्दे पर जनता एक अलग ही मन बनाए हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे होंगे और इसीलिए कहा जा रहा है एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे? क्या जी, मुझे लगता है कि जो पहली लाइन में बोलता हुआ आपने वहाँ से ज़मीन से बोल दी। सच ये है कि ये तीनों नाम कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, प्रकाश अंबेडकर जरूर थोड़ा बहुत हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सीटों पर है और ऐसे नहीं है कि वो चुनाव एकदम से पलट देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत सीटों पर उनका प्रभाव है। बाकी दोनों मनोज जरांगे पाटिल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी की तो लड़ाई ही यही है कि मुसलमान उनको भी तो नेता माने, इसीलिए जितना ऊटपटांग बोल सकते हैं, जितना तीखा बोल सकते हैं, 15 मिनट याद दिला रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, लेकिन वो बहुत काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है, उसके पीछे वजह समझिए। ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है, इसमें हर पॉकेट के अपने नेता हैं, चाहे अजीत पवार की पार्टी के नेता हों, चाहे शरद पवार की पार्टी के नेता हों, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हों, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हों। जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी भी महाराष्ट्र की अकेली ऐसी पार्टी है जो 25% के ऊपर के मतदाता के साथ खड़ी है। अकेली पार्टी, दूसरी कोई पार्टी उसके आसपास खड़ी नहीं है। पैन महाराष्ट्र अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बाकी सारी पार्टियों के अपने पॉकेट्स हैं, एक इलाके में उनका प्रभाव है। यानी जो एज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है। और जो लोकसभा चुनाव में अजीत पवार उतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखे, शिंदे तो वैसे भी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, इस बार अजीत पवार के कम से कम 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जो निजी तौर पर जीतेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि महायुति कहीं से भी कोई जरा सा भी उसको कमजोरी है, वो मुझे बेहतर स्थिति में दिखती है, सरकार बनाती हुई दिखती है। ऑलराइट, पंकज जी, मैं आपका विश्लेषण चाहती हूँ जल्दी से। यहाँ पर उद्धव ठाकरे एक सिंपैथी फैक्टर बार बार लेने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है जितनी सिंपैथी उनको लेनी चाहिए थी पंकज जी, वो पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में वो ले चुके हैं।
अब इससे ज्यादा अगर बात होगी तो वो काम की बात होगी और विचारधारा की बात होगी। क्लियर है महाराष्ट्र की जनता इसमें? ऐसा नहीं है। देखिए, आप पिछले 2019 के चुनावों को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 26.25% वोट मिले थे, शिवसेना को 16.5% वोट मिले थे और एनसीपी को 17.25% वोट मिले थे। अब शिवसेना बट गई और एनसीपी भी बट गई। अगर मोटे तौर पर मान लें कि उनके बटने से वोट आधा आधा हो जाएगा दोनों तरफ, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोकसभा के इन चुनावों में आपने देखा कि अजित पवार वाली जो एनसीपी है वो 3.5% वोट पे रह गई और इसमें एनडीए का वोट घटा है। लोकसभा के चुनाव में एनडीए का वोट घटा है। 2019 के चुनाव में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को कुल मिलाकर 49% वोट मिले थे। 49%, 1.5 करोड़ के आसपास वोट टोटल मिला था। तो इसलिए ये कहना कि उद्धव ठाकरे का प्रभाव अब वैसा नहीं रहा है जैसा कि था, तो ऐसा नहीं है। इस वक्त अघाड़ी सबसे आगे चल रही है। प्रभाव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो जितना ना और एक तो बार-बार आप जो वोटों की आंकड़े गलत हैं और दूसरा रूबिका जी आंकड़े गलत है। नहीं, आंकड़े सच में गलत है, वो इस लिहाज से आंकड़े गलत है, वो इस लिहाज से गलत है कि मैंने कल भी कहा था कि इन दोनों में जो वोटों का अंतर, वोट परसेंटेज का अंतर था, जितना आप बता रहे उतना नहीं था सर। 0.3 वोट परसेंटेज का अंतर था, डिफरेंस था। आप रूबिका जी कंफ्यूज कर रही हैं। मैं बता देता हूँ, जो एनडीए के घटक दल हैं उनके वोट में लोकसभा चुनाव में 8% गिरावट आई है। एनडीए, टोटल एनडीए, सिर्फ बीजेपी की बात मत करिए। और जो इंडिया ऑलराइट, पक्ष में सर, ये फिर गलत बोल रहे हैं। मैं बता देता हूँ रूबिका जी, आपकी जनता, आपके दर्शक गुमराह ना हो। पंकज, मैं बता देता हूँ, हाँ मैं बता देता हूँ, जो इनका जो गठबंधन है, अघाड़ी जो ये है इंडिया गठबंधन, उसका प्रतिशत है 43.91 और जो एनडीए गठबंधन है उसका वोट प्रतिशत है 42.73। वोट से काउंटिंग करेंगे तो 6.5 लाख वोट का अंतर है मात्र, और उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेली जो है 25%, लगभग 26% के करीब है। बाकी सारे दल 16%, 17% पे खड़े हैं, जो कि 10% के गैप पर हैं, और मात्र महज 6 लाख वोट का विधानसभा चुनाव में 3.4% का है। प्रतिशत क्या था? पंकज जी, ऐसा है, आप अकेले अपने उसको मत बताइए, आपसे ज्यादा बड़ा चार्ट लेके सारे डाटा मेरे पास प्रतिशत क्या है? एनडीए का वोट प्रतिशत 2020 में क्या था और लोकसभा 2024 में एनडीए का वोट प्रतिशत क्या है? जो आज का एनडीए है महाराष्ट्र में 8% वोट गिरा है एनडीए का ही बता रहा हूँ सर, विधानसभा मैं एनडीए का ही बता रहा हूँ। 42.73, 43.91। अरे आप पता नहीं जो आंकड़ा कर रहे हैं, आपको बोर्ड भी बता देता हूँ, आपको आपकी बोर्ड भी बता देता हूँ। आपका वोट है 2,51,13,646 और एनडीए का है 2,44,27,27,326। ठीक है, वो बात आपकी सही है। भी ज्यादा आंकड़े बताना वो भी बताता हूँ आपको। मैं पूरा चार्ट लेके बैठा हूँ। पंकज जी, आपकी बात सही है, कम से कम इतना आंकड़ा सही है आपका। आप 8%, 10% का गैप मत बताइए। लेकिन 2019 विधानसभा से आप मुझे पता है नहीं कर पाएंगे। एनडीए का वोट दूसरे पर बोलेंगे सर, सुनिए मेरी बात। अभी क्या है दूसरी बात? आप दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात सुनिए एक सेकंड। पंकज जी बस एक बात, आप लोग एक दूसरे पर बोलते हैं तो फैक्ट्स भी नहीं सुनाई देते और आरोप भी नहीं सुनाई देते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल नापसंदगी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ एक पॉइंट, आप कह रहे हैं 8% का डिफरेंस है, राइट पंकज जी? आप के शर्मा जल्दी से बताइए 10 सेकंड में, 8% का डिफरेंस है कि नहीं है पिछले लोकसभा चुनाव? नहीं, मैं 2024 में एनडीए को और इंडिया गठबंधन को जो मिला है मैं वो बता रहा हूँ। 43.91 इंडिया गठबंधन को मिला, 42.73 महज जो है
मैंने 1% के लगभग का डिफरेंस है अरे, और वोटों में सिर्फ ठीक है। 6.25 लाख वोटों ठीक है, का सर। अंतर है दोनों गठबंधन में 2024 अरे सर, वो के तो अब लोकसभा मैं चुनाव दोनों को में। बता और रही हूँ। यदि अब 2019 दोनों को में बता रही जाएंगे हूँ कि वो- तो आपको ये भी वो बता दूं बात रह गई 25% बीजेपी है, अब तो सर 23 तारीख कांग्रेस अब तो सर 15% 20 तारीख है। और फिर 23 तारीख दोनों आ जाएगी सामने। के आप- शर्मा जी आप- अब हो गया सर, पिछले बार की नहीं नहीं, अब मैं आप कह रही इधर हूँ, उधर मैं के आंकड़े गिना के एक- पंडित जी एक लोगों को मिनट, भ्रमित एक न मिनट, करें। इसको आप फतवा पे जवाब आप दें। दोनों को मैंने आप टाइम फतवा दिया। पे जवाब मैं दीजिए। दे रहा हूं। कांग्रेस क्या हाँ। फतवा की दे रहा हूं। राजनीति करेगी? मैं उस मुद्दे पर 20% पहले मुसलमानों की अजीत दादा राजनीति पर केवल बात- करेगी। पहले अजीत दादा पर बात होगी। इस पर मैं आइए आप। इस वक्त बारामती आंकड़े में पर मत मौजूद जाइए। हूं। जगह भागिए जगह मत। पर आंकड़े यहाँ पर ही- पोस्टर्स और लाउड स्पीकर पर नारेबाजी हो रही है, मुनादियां लगाई जा रही है। अजीत पवार और दूसरी तरफ है युगेंद्र पवार। हमारे साथ बृजमोहन जी जुड़े हुए हैं, शिंदे गुट से ताल्लुक रखते हैं। बृजमोहन जी, इस बार आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के सेंटर में क्या रहेगा? जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वोट जिहाद हुआ है, फतवे जारी किए जा रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान अगर एक मुश्त हो सकता है तो हिंदू एक बंद मुट्ठी की तरह वोट क्यों नहीं कर सकता? इसी मसले पर रैलियां हो रही हैं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट का प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और राष्ट्रीय महामंत्री हूं। निश्चित रूप से शिवसेना शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में हम लोग हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, महाराष्ट्र में चाहे नारा कोई सा भी लगा लिया जाए, लेकिन महाराष्ट्र का जो मतदाता है वो मूलतः धर्मनिरपेक्ष मतदाता है और उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि क्षेत्र का विकास करने वाले पार्टी कौन सी है और क्षेत्र का विकास करने वाला नेता कौन सा है। आपने जो शुरुआत में कहा बिल्कुल वो बात भी सच है कि इस पिछले 1985 के बाद से लगातार जो भी चुनाव हुए हैं उसमें किसी भी पार्टी ने पूरे 288 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया है। इसी के चलते हमेशा वहां पे गठबंधन की सरकार ही बनी है और इस बार भी गठबंधन की ही सरकार बनना है। सतीश सिंह जी बोल रहे थे कि गठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार बनना है। जहां तक महायुति की बात है तो महायुति के साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि तीनों पार्टियों के नेताओं ने एक साथ एकजुट होकर जिस प्रकार से चुनाव की रणनीति बनाई है, हम लोग वहां पे 288 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, हम लोग तीनों पार्टियां वहां पे 288 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसके चलते वहां पर मतदाताओं के बीच में भी ये बात बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में महायुति की सरकार के बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। 1% मत का अंतर है, 6 लाख वोटों का फर्क सर, है। लेकिन अभी जो महायुति है वो कल को महायुति रहेगी, आज जो महाअगाड़ी है वो निश्चित कल को रूप से महाअगाड़ी रहेगी। इसकी भी कितनी गारंटी है? इसकी कितनी रूबिका जी, गारंटी है? सतीश रूबिका जी, सिंह साहब, बिल्कुल- कितनी गारंटी है? बिल्कुल स्पष्ट है, इसकी गारंटी सतीश सिंह साहब नहीं दे सकते, इसकी गारंटी मैं आप के शर्मा साहब दे सकते हैं। अरे 100%। प्रभु छोड़ दीजिए, ये गारंटी 2019 में मिली थी। 20-26 साल पुराना साथ टूट गया था ऐसे मिनटों में, पार्टियां इस बार छूट की- गई ऐसे सेकंडों में। तो मैं यहाँ इस बार कह रहा हूँ ये गारंटी पक्की है। महाराष्ट्र की राजनीति की रगों में मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की इस मसले को लेकर लॉयल्टी है। बहुत क्लियर बात है और इसीलिए सतीश जी, महायुति रहेगी और महाअगाड़ी, क्या गारंटी है इसकी? बिल्कुल नहीं है। मैंने तो आपसे कहा तो खिचड़ी में दाल और चावल किधर चला जाएगा पता नहीं है, इसलिए बीजेपी को एडवांटेज है। हालांकि मैं एक सवाल का जवाब जो आपने जमीन से बताया उसका मैं देना स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने 3 नाम लिए थे, मैंने एक थोड़ी कहा कि वही 3 लोग पूरे महाराष्ट्र डिसाइड कर देंगे। उनकी जो भूमिका रहेगी वो बड़ा निर्णायक रहेगी, ये सिर्फ मैंने कहा है। अरे 4-5 सीट जब खिचड़ी की स्थिति है तो 2-4 सीट को भी अगर ये लोग अलग अलग प्रभावित कर देते हैं और जब खिचड़ी में को भी फिर से साना जाना है, बदलना है तो कैसे प्रभाव पड़ेगा? बाकी आप लोग विद्वान होंगे जमीन से, लेकिन भावे तो यहाँ से यही दिखती और यही होगा। ये सारे मुद्दे पीछे हैं। गेम चेंजर लाडली लक्ष्मी योजना है जिसने 2.5 करोड़ महिलाओं को, अरे वो है भाई, तब 80-20 काय के लिए कर रहे हैं, लाडली करके पीछे हैं। 80-20 छोड़ दीजिए, लाडली कीजिए। अब रुक जाइए। मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है और इस सवाल का जवाब हर कोई देने से कतरा रहा है। क्यों कतरा रहा है? क्या ये बात सच नहीं है कि ग्राउंड पर इस वक्त
दो तरीके से काम हो रहा है। एक तो ये कि आपने सामाजिक कितनी जो है समरसता ला दी है या सामाजिक कितने बदलाव कर दिए हैं, उसमें लाड़की बहना योजना को डाल दिया जा सकता है हर्षवर्धन जी। लेकिन दूसरी तरफ जब देवेंद्र फडणवीस ये कह देते हैं कि वोट जिहाद हुआ है, अर्बन नक्सल से घिर गए हैं राहुल गांधी, फतवे जारी किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वहां नारे लगाए जा रहे हैं कि इस बार आपको एक होना है, एक है तो सेफ है, क्या ये मुद्दे सिर्फ हेडलाइंस में हैं कि जमीन पर भी हैं? रूबिका जी, मुझे लगता है कि आप खुद ज़मीन पर हैं तो बहुत कुछ आपको बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, लेकिन दो बातें ठीक से समझनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्कीम्स के जरिए हर उस वर्ग में पहुंचने की कोशिश की। हालांकि निजी तौर पर मैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स का विरोधी था, हूं और रहूंगा। आज के समय में कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं, लेकिन लाड़की बहना योजना वो जमीन पर असर कर रही। एक छोटी सी रिपोर्ट में देख रहा था कि विदर्भ के इलाके में लोगों को मजदूर नहीं मिले क्योंकि 7,000 उनके महिलाओं के खाते में आ गया। और आप अगर सोच रही कि वो 7,000 असर नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं लगता कि असर नहीं करेंगे, खूब जमकर। दूसरा पहलू उसका देखिए, देवेंद्र फडणवीस जिस तरह के अंदाज में है, मुझे देवेंद्र फडणवीस गुजरात के मुख्यमंत्री वाले अंदाज में, मुझे देवेंद्र फडणवीस लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा के समय जैसे बोलते थे उस तरह का भाषण देते हुए दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का नया अवतार है। और जिस वोट जिहाद की वो बात करते हैं उसमें जब योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे जुड़ता है, जिस तरह का मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है और नरेंद्र मोदी जब उसको साथ में जोड़ते हैं तो यकीन मानिए और सोचिए, खड़गे जी तो हिट विकेट कर गए, वो बोल गए और योगी जी ने पकड़ लिया कि रजाकारों ने आपके परिवार के साथ क्या किया। तो मुझे लगता है कि जो दोनों सवाल आपने पूछे वो जुड़कर जो महाराष्ट्र का 23 तारीख का परिणाम आएगा उसका एक संकेत साफ साफ देता है। के शर्मा जी, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि ये दो मुद्दे बार बार, और ये जो अग्रेशन दिख रहा है देवेंद्र फडणवीस का, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप पूरी ताकत झोंक देनी है, क्योंकि अभी भी मसला 50-50 का है। तो वो पूरी ताकत कैसे झोंकी जाए, वो इस तरीके से झोंक दी जाए। आप पर बार बार उद्धव ठाकरे भी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि इसीलिए आप हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं, अग्रेशन पर आ गए हैं। नहीं रूबिका जी, मुझे बताइए, ये उलेमा जो ट्रस्ट है, बोर्ड है, इसने पहले अपने 17 मांग रखे। कांग्रेस और सारे इनके जो गठबंधन है अघाड़ी के, सब लोगों ने उसमें सहमति व्यक्त की। तो हिंदू मुसलमान किसने किया? आप चार्टर लेके आ रहे हैं मुसलमानों का, भारत विभाजन का चार्टर ला रहे हैं। आप 10% आरक्षण की बात कह रहे हैं, हम एग्रेशन न करें। किसका बाप काट के आरक्षण देंगे? ओबीसी का काटेंगे, दलितों का काटेंगे, कि आप जो है आदिवासियों का काटेंगे? आप किसका काट के मुसलमानों को 10% देंगे आरक्षण? जब नाना पटोले लिख रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको 10% देंगे, 50 के ऊपर तो जा नहीं सकते आप, तो किसका काटेंगे? इसका जवाब नहीं मांगेंगे। और वो मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता महोदय से कि ये जो वार्ता उलेमाओं से हुई, ये मातुश्री में हुई या कहां हुई है बैठक? वो मातुश्री जहां का ईट पूज्य बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए वहां का एक एक ईट आवाज करता है, वहां बैठ के हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है उद्धव ठाकरे। सवाल पूछा है, उसका जवाब ले लीजिए। सवाल पूछा है, उसका जवाब ले लीजिए। संजय गुप्ता जवाब दे। कोई नहीं बोल रहा है फतवे की राजनीति पर। मतलब मुझे आप ये बता दीजिए, आप सिर्फ मौलानाओं की सैलरी 6,000 से 18,000 करेंगे, क्यों? सिर्फ मौलानाओं की क्यों? ये बताइए आप मुझे। आप मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? क्या और दूसरे लोग जो आप कर नहीं सकते, आप गलत क्या बात कर रहे हो? आपने कहा ना मौलानाओं की सैलरी आप 6,000 से 18,000 करेंगे, 3 गुना है। उस पर क्या बोलते हैं आप? अगर किसी ने हमें पत्र दे दिया अपनी मांग के साथ, तो उस पर आप कह रहे हो कि ये और वो। आप ये बताइए कि सिर्फ मौलानाओं की सैलरी क्यों? ईदगाह बनाओगे, 10,000 करोड़ रुपए दोगे, अपनी बात का जवाब दो। आपका लिखा हुआ है सहमति पत्र। आप बताइए कि 6,000 से 18,000 सिर्फ मौलानाओं की सैलरी क्यों? आप ये बताइए मुझे, इसका जवाब दीजिए। आपके सिर्फ मौलानाओं की क्यों? और बाकी जो लोग हैं, और बाकी कोई नहीं है क्या इस देश में? उनकी कितनी सैलरी करेंगे आप? तो 17 मांगों दूसरे धर्म के लोग नहीं है क्या? कर रहे हो। इस चिट्ठी को छोड़िए, आप अपनी बताइए पहले। आप इस पर चर्चा तब करेंगे जब हमारी कोई प्रतिक्रिया होगी। राजनीति का क्यों हो गया? ये फतवा जारी किया गया, ये फतवा पर मुझे एक सवाल पूछना है अभी। ये बताओ हमें। के शर्मा जी, एक तो अगर 18,000 रुपए आपने की है सैलरी,
तो भाई मैं तो मुबारकबाद देती की हूँ। नहीं और है, दूसरा ये सिर्फ संजय अनाउंसमेंट गुप्ता। है, अगर की नहीं है, बीजेपी जो हो ही नहीं सकती। हाँ, की आप नहीं ये है। कह रहे अनाउंसमेंट है, सिर्फ चलिए announcement अनाउंसमेंट है। अच्छा कह रहे अनाउंसमेंट है, ओके अनाउंसमेंट है। तो इसका मतलब तो इस लिहाज से ये लोग मुसलमानों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उलेमाओं को ये लोग पैसा दे रहे हैं। तो अगर उलेमाओं को पैसा दे रहे हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सही साबित हो रहा है। या तो ये लोग आदेश देते हैं कि सारे मौलाना जो हैं वो महाराष्ट्र छोड़कर भाग जाए, है ना। उल्टा आप कह रहे हैं कि 18,000 उनकी सैलरी करने का वादा कर रहे हैं। तो फिर कौन सा वाला आपका जो आरोप है सही है मतलब कि ये बीजेपी करें, मुसलमानों के खिलाफ है, ये करे तो कि बीजेपी रासलीला, उलेमाओं के साथ हम है। कोई बात कहें या हमारे पास कोई पत्र आए तो करैक्टर ढीला, मतलब किस तरह की बातें करते हैं ये? आपसे किसी ने ये नहीं कहा कि आप रासलीला कर रहे हैं, कि अत्याचार कर रहे हैं, कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब देने में आप कतरा रहे हैं। मैंने आपसे ये थोड़ी कहा कि 10% मुसलमानों को आरक्षण देना सही है कि गलत है। मैंने तो आपसे पूछा क्या आप दे रहे हैं, आप ही डर रहे हैं जवाब देने से। अरे डंके की चोट पे बोलिए ना, जवाब कैसे दे हमने सकता किया है, हूँ? वादा देंगे। जब क्यों तक डर रहे हमारी हैं? पार्टी के प्रमुख इस पर कोई भी बयान नहीं देते तब तक मैं किसी बात को कैसे कह सकता हूँ। कांग्रेस अलग पॉलिटिकल पार्टी है, एनसीपी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना मैनिफेस्टो है। हमारे जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर विकास की बातें सारी आप दिखा रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे, महंगाई पे क्या करेंगे और किस चीज पे क्या करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है। एक सेकंड कान खोल कर सुनिए, नहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं। के शर्मा, जरा वो पन्ना एक बार फिर से आप बताएंगे, और ये कौन सा पन्ना है दर्शकों को क्लियरली बताइए, कौन सा पन्ना है ये जो आप बता रहे हैं 16 पॉइंट पढ़ के? चिट्ठी तो चिट्ठी होती है। देखिए, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र, ये पहले देख लीजिए भैया, थोड़ा ये चिट्ठी आप कई दिनों से दिखा रहे हैं। इसके सेकेंड नंबर पेज पर, ये सेकेंड नंबर पेज पे 16वां पॉइंट है। इस 16वां पॉइंट को पढ़ लीजिए। और स्वयं जिस दिन इसका खुलासा हुआ, इनके जो सेक्रेटरी थे मौलवी अरमान शेख, तमाम चैनलों पर उन्होंने कहा कि मेरी वार्ता हो चुकी है और उद्धव ठाकरे से बात हो चुकी है, शरद पवार जी से हुई है, मेरी जो है नाना पटोले से हुई है। नाना पटोले ने ये भी जो अपना समर्थन पत्र दिया है मध्य प्रदेश। रुक जाइए आप पॉइंट पर आता हूं, मैं पढ़ के सुना देता हूं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, सबकी आवाज बंद। पंकज जी की आवाज ऑन, पंकज जी की आवाज ऑन। पंकज जी, मैं उद्धव ठाकरे का उल्लेख जो है वो तो बता दूं मैडम, कहाँ पर है, कहाँ उल्लेख है जिसको ये कह रहे हैं? इसी को लेके बैठ रहे हैं ना, और वो तो कागज को आप काला पीला करते रहो। आश्वासन दिया। आ रही हूँ आपके पास, पहले मेरे सवाल का जवाब। बाकी सबकी आवाज डाउन। पहले पंकज जी बताइए, मुसलमानों को 10% आरक्षण महाराष्ट्र की राजनीति में जो इस वक्त बातें चल रही है मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक होना चाहिए, आरक्षण का कोई और आधार नहीं होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अब अलग अलग राजनीतिक दल अपने अलग अलग राजनीतिक कारणों से आरक्षण की मांग इन दिनों कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से उठाने लगे हैं, लेकिन अंततः इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ने के बजाय समाज में तनाव की स्थितियां ज़्यादा बढ़ेंगी। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हर्षवर्धन जी, आप इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और खतरा क्यों रहे अगर देने का अंदर खाने वादा कर दिया है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलग से आरक्षण बढ़ाना या इस तरह की कोई भी बात ये बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। और चुनाव के वक्त इस तरह से आरक्षण घटाने बढ़ाने की चर्चा, ये तो निश्चित तौर पर विशुद्ध राजनीतिक है, जिसका कोई आधार नहीं होता और जिसको किया भी नहीं जा सकता। ये सब सर्वोच्च न्यायालय में जाकर टूट जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के राजनीतिक जो बयान होते हैं, वादे होते हैं, लोगों को भी समझना चाहिए कि ये आरक्षण संभव नहीं है, ये कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर ही संभव नहीं। ओके, सतीश केसरी साहब 30 सेकंड में बताइए, आरक्षण पर आपकी क्या राय? बस 30 सेकंड। मेरी राय बस इतनी है कि भाजपा वालों से कहिए कि आंध्र प्रदेश में और बिहार में जो मंडल कमीशन में ओबीसी के अंदर मुसलमानों को जो आरक्षण मिलता है उसको हटवा दें। सतीश जी, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ, या हो सकता है आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहे डिवाइस म्यूट है भाई, हमारे तरफ से क्यों डिवाइस म्यूट है? आवाज ठीक करवाते हैं, हमारे तरफ से तो कोई दिक्कत। उनके पास ब्रिजमोहन जी, ये मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, महाराष्ट्र में आरक्षण की राजनीति
ये आपको ठीक लगती है क्या? कह दूं, आदरणीय अजीत दादा पवार ने यह स्पष्ट किया था कि जितनी सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी उसका 10% हम अल्पसंख्यकों को देंगे। हमने अपने इस वायदे को पूरा किया। 10 हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरी बात यह कि जहां तक बात जो जी 18,000 रुपए की जो वेतन वृद्धि की है मदरसे के शिक्षकों की, उसके पीछे मूल कारण यह था कि एक लंबे समय से उनकी ये मांग थी कि जो मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं उनको 18,000 से 23,000 रुपए तक की तनख्वाह मिलती है महाराष्ट्र में। इसलिए हम लोग भी चूंकि शिक्षा का काम करते हैं, ये मदरसे के शिक्षकों की मांग थी कि चूंकि वो लोग भी शिक्षा का काम करते हैं तो उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए। उस समान वेतन के अंतर्गत उनके वेतन में वृद्धि की गई है और इसको मायावती की सरकार ने किया है। अब ये स्ट्रैटेजी जो मुझे समझ में आ रही है, सच में आप लोगों ने बंद कमरे में तैयार की है, के शर्मा ने, आपने, मेरे मतलब ये आप लोग ही जानते हैं। सवाल ये है कि आप एक तरफ जा रहे हैं, नवाब मलिक आपके साथ आ रहे हैं, मुसलमानों की पैरोकारी आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है वो आपके कैंडिडेट्स का साथ नहीं देने वाले हैं, तो आप दोनों तरफ से लड्डू हाथ में रखने की सोच रहे हैं। अब ये हो पाता है कि नहीं, ये तो जनता जानती है। मुझे इजाजत दीजिए बारामती से। अब कल मुलाकात होगी मुंबई से। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।